हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ वीडियो टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सीमेंट को कंटिन्यू करेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था। सो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके टाइप्स ऑफ सीमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में आएंगे एंड कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाते हो तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगी ताकि आप वीडियो को देख पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट क्या है? देखो, सीमेंट में जो सेटिंग टाइम है वो कौन डिले करता है? जिप्सम अगर हम सीमेंट में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है? सीमेंट का सेटिंग टाइम को डिले कर देता है ना। तो ऐसा सीमेंट जो कि जल्दी सेट हो जाए अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे? जिप्सम की क्वांटिटी उसमें कम कर देंगे। समझ में आप? तो क्विक सेटिंग सीमेंट जब भी हम बनाएंगे तो उसमें जिप्सम की क्वांटिटी कम कर देंगे ताकि सीमेंट जल्दी से सेट हो पाए। ओके, तो क्विक सेटिंग सीमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लो कहीं ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जहां पे आप चाहोगे आपका जो कंक्रीट आप बनाए वो जल्दी सेट हो जाए, वो जल्दी सेट हो जाए। सर, सेट हो जाने का मतलब क्या है? आप कंक्रीट को यूज करके कोई एक शेप प्रोवाइड करोगे कि नहीं? ठीक है, मान लो स्क्वायर शेप प्रोवाइड कर रहा है या फिर फाउंडेशन वगैरह बना रहा है तो रेक्टेंगल बन रहा है, आप एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेट हो जाने का क्या मतलब है कि वो शेप में वो बन गया, अब वो डिस्टर्ब नहीं होगा, अब उस कम से कम वो शेप उसकी बरकरार रहेगी, चाहे मतलब कितना भी अगल बगल डिस्टर्बेंसेस हो। हाँ, उसमें उतना स्ट्रेंथ अभी डेवलप नहीं हुई होगी, मतलब उतना वो लोड नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि मान लो तुरंत सेट हो गया तो इसके बाद आप पूरा का पूरा बिल्डिंग उसके ऊपर मान लो फाउंडेशन बनाया इस तरह के सीमेंट को यूज करके और इस तरह के सीमेंट के कंक्रीट को यूज करके, तो इसका जो सेटिंग टाइम है उसके अंदर वो सेट हो गया और उसके बाद तुरंत ही आपने पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर डाल दिया। ऐसा नहीं है, वो फेल हो जाएगा। ये क्या है? सेट तुरंत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आप शेप उसको दोगे वो शेप वो तुरंत एक्वायर कर लेगी सेट होके और वो शेप अपना मेंटेन रखेगी, बरकरार रहेगी। तो जैसे कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो वहां पे क्विक सेटिंग सीमेंट की इस्तेमाल होती है, या फिर रनिंग वाटर के केस में। ठीक है, मतलब पानी आपका फ्लो कर रहा है, जैसे रिवर के नीचे अगर आप काम करोगे तो हम क्विक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से कंक्रीट बना के हम वहां पे फाउंडेशन वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट को ओपीसी सीमेंट जो है ना, इससे ज्यादा फाइन किया जाता है, इसकी फाइननेस ओपीसी से अधिक होती है। फाइननेस इज मोर देन ओपीसी। वेल, हमने लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाइए, लिखिए हेडिंग क्विक सेटिंग सीमेंट, लिखिए इसके बारे में। इट इज मैन्युफैक्चर्ड जनरली बाय रिड्यूसिंग द जिप्सम कंटेंट। इट इज मैन्युफैक्चर्ड जनरली बाय रिड्यूसिंग द जिप्सम कंटेंट सो दैट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आर एनहांस्ड। ओके, क्योंकि जिप्सम एक ऐसा केमिकल है जिस कारण से सेटिंग टाइम आपका डिले होता है, मतलब इट इज वन टाइप ऑफ रिटार्डर। ठीक है, रिटार्डर मतलब जो सेटिंग टाइम को डिले करे। इट इज फाइनर देन ओपीसी, ये ओपीसी से अधिक फाइन होती है। तो अच्छा, ये फाइननेस का मतलब क्या है? जो हमने बहुत पहले इन सब चीजों का कंसेप्ट आपको समझा दिया है। कोई चीज ज्यादा फाइन है, ठीक है, कोई कोर्स है, तो इसका मतलब क्या है? फाइन जो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट है मान लो, जो आपका कोर्स है इसका सरफेस एरिया कम होगा, या फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, ये कम होगी एज कंपेयर टू फाइन। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम है तो मान लो आपको पानी, वाटर की रिक्वायरमेंट पर अगर हम डिस्कशन करें तो वाटर की क्या रोल है? वाटर आपका मतलब किसी चीज को गीला कब करेगा? जब वाटर पूरे उसके सरफेस पे चिपकेगा तो वो चीज गीला हो जाएगा। तो चूंकि फाइन जो मटेरियल है जिसकी फाइननेस अधिक है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा पानी चाहिए होगा उस मतलब फाइन पार्टिकल्स को भिगोने के लिए। मतलब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द सेम वर्केबल पेस्ट विल बी मोर इन केस ऑफ फाइन सीमेंट। समझ में? एज कंपेयर टू कोर्स सीमेंट। तो इसलिए एक कंसेप्ट यहां से और एक एराइज किया था हमने कि चूंकि वाटर रिक्वायरमेंट अधिक होगी इसलिए
ज्यादा श्रिंकेज भी होगा, क्योंकि ज्यादा पानी आपने यूज किया तो ज्यादा इवोपरेट भी होगा, तो ज्यादा श्रिंकेज होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है ना। तो ये कंसेप्ट एक आप नोट बना के लिख सकते हो अपने एग्जामिनेशंस में कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस के अंदर, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कभी ये लॉजिक पूछा तो वहां पर भी बता सकते हैं। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज मैन्युफैक्चर्ड जनरली बाय reducing the gypsum content so that quick setting property are enhanced. Next point, it is finer than OPC. Next point, it set quickly but do not harden quickly. जैसे कि मैंने बताया था, सेट हो जाएगा, अपना शेप को बरकरार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर तुरंत सेट होने के बाद पूरा लोडिंग लगा दो, वो झेल नहीं पाएगा, वो फेल हो जाएगा, है ना। इनिशियल सेटिंग टाइम जो इसकी होती है, इट इज 5 मिनट। ओके, मतलब आप 5 मिनट के अंदर अंदर कंक्रीट को बना के प्लेस कर दो, वहां पे यूज कर दो। और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, मतलब इस समय के बाद वो अपना शेप जो है वो बरकरार रखेगी, उस शेप में वो ज्यादा डिटोरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब हमने समझाया था IST एंड FST का जब टेस्टिंग किए थे हमने। तो इस तरह के कंक्रीट को, इस तरह के सीमेंट को जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जनरली यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन और इन रनिंग वाटर, ओके। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट जो है आपका, इट इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो इसके बारे में सुनिए, ये होता क्या है। तो सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट तो कैसे बनाई जाती है वो तो आपको पता है। तो इसमें भी OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसी का क्लिंकर्स को यूज किया जाता है, ऑब्वियसली बेसिक मटेरियल तो वही है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड किया जाता है एडिशनल, जिसको कहते हैं पोजोलाना मटेरियल। ये पोजोलाना क्या है, तो देखिए पोजोलाना के एग्जांपल है जैसे कि आपका वोल्केनिक एश, ओके, मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला जो राख है उसे पोजोलाना कह सकते हो, या फिर फ्लाई एश जो है मतलब थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट मतलब कोल इंडस्ट्री जहाँ पे कोयला जलता है, ठीक है, तो कोयला का जो राख है उसे आप पोजोलाना कह सकते हो। या फिर मतलब मान लो क्ले जो है, क्ले को अधिक जलाएंगे, ओके, बहुत ज्यादा जला दिया, फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो पोजोलाना हो जाएगा। या फिर जो ब्रिक है, या फिर डायरेक्टली आप ब्रिक को यूज कर लो, क्योंकि ब्रिक भी तो क्ले वगैरह जो मिट्टी है उसको भट्टी में जलाने के बाद आपने ब्रिक बनाया ना, ओके, क्लीन में डालने के बाद, तो ब्रिक को अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसे कहते हैं हम सुर्खी, ठीक है, तो वो एक तरह का पोजोलाना मटेरियल है। या फिर आप कभी मतलब धान देखे, मतलब जिससे चावल निकलती है, तो उसका जो छिलका है उसे जला के आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइस हस्क, वो एक तरह का पोजोलाना मटेरियल है। तो बहुत सारे एग्जांपल है पोजोलाना मटेरियल के, लेकिन हाँ ये एग्जांपल आपको याद रखने ऑब्जेक्टिव पर्पस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज पोजोलाना मटेरियल। लेकिन पोजोलाना मटेरियल में उसका कंपोजिशन में होता क्या, ऐसा क्या चीज है उसमें जो हम सीमेंट बना पाते हैं उसको यूज करके। तो जो पोजोलाना है ना, पोजोलाना मटेरियल, इसमें खास करके सिलिका एंड अलुमिना होता है, ठीक है, इसमें सिलिका एंड अलुमिना होता है खास करके, ओके। ये जो पोजोलाना मटेरियल जैसे कि फ्लाई एश, इसका अपने आप में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब अपने आप में ये एक तरह का सीमेंट नहीं कहला सकता, ये अपने आप में एक तरह का सीमेंट नहीं है, लेकिन जब इसको सीमेंट के साथ अगर हम मिला देंगे तब जो एक मिक्सचर बनेगी वो एक सीमेंटिंग, उसमें एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो पोजोलाना मटेरियल का अपने आप में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती नहीं है, लेकिन OPC क्लिंकर के साथ मिक्सअप होने के बाद उसमें एक तरह का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हो जाता है, आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है, क्या आ जाता है, तो इसे कहते हैं पोजोलानिक एक्शन, पोजोलानिक एक्शन। अब ये पोजोलानिक एक्शन क्या है, तो देखो मैंने एक चीज आपको बताया था, जब वो सीमेंट हम बनाते हैं उसमें एक लाइम वगैरह, फ्री लाइम वगैरह रह जाता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब इसके कारण बहुत तरह का डिसएडवांटेज बताया था मैंने, जैसे कि सल्फेट अटैक बताया था, ओके। सो स्ट्रक्चर की फिर ड्यूरेबिलिटी आपकी डिक्रीज होती थी। तो जितने भी डिमेरिट है लाइम के लिए, लाइम के कारण जितने भी डिमेरिट थे ये सारे रिमूव हो जाते हैं। कैसे, जो पोजोलानिक मटेरियल है ना वो लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, जैसे कि फ्लाई एश मान लो एक तरह का पोजोलानिक मटेरियल है, तो ये लाइम के साथ रिएक्ट कर लेगा प्लस वाटर, ओके, ये रिएक्ट कर लेगा और ये क्या बना देगा, CSH जेल, CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट या फिर कैल्शियम अल्यूमिनेट बना देगा, ठीक है, या फिर C3A बना दिया, कहने का मतलब है, क्योंकि इसमें अलुमिना भी होता है ना पोजोलानिक मटेरियल में।
तो अब ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट या फिर C3A वगैरह कैल्शियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट बन गए, अब इनका तो कुछ ना कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है, आपने देखा था इनका जब हाइड्रेशन होता है इन्हीं के कारण स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वगैरह होती है ना, इतना तो आपको पता है। तो ये काम करती है आपका पोजोलॉनिक मटेरियल, समझ में आया? ओके, तो इसे कहा जाता है पोजोलॉनिक एक्शन, कि लाइन के साथ रिएक्ट करेगा पोजोलॉनिक मटेरियल और उसको एक सीमेंटिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि CSH जेल के अंदर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट्स, समझ में आया? दिस इज योर पोजोलॉनिक एक्शन। इसलिए हम सीमेंट में जो OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो क्लिंकर होती है उसमें हम क्या करते हैं 10 से 25% की पोजोलॉनिक मटेरियल ऐड करके हम सीमेंट बना देते हैं। तो जो सीमेंट बन के आती है वो क्या होती है, उसको कहते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो ऐसे सीमेंट में क्या आपका एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ये हो गया कि लाइन के कारण जितने भी स्ट्रक्चर में ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। समझ में आपको ये बात? ठीक है। प्लस और एक चीज सुनो, जो फ्लाई एश वगैरह जो पोजोलॉनिक मटेरियल है, ये सीमेंट जो है OPC सीमेंट जो है इसकी जो फाइननेस होती है इससे काफी अधिक होती है इसकी फाइननेस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर OPC सीमेंट में अगर कोई पोर है, पोर मतलब कोई फ्री स्पेस है, तो उस पोर को भी भरने में ये फ्लाई एश काम करता है, क्योंकि सीमेंट से ज्यादा फाइन होता है फ्लाई एश, है ना। तो एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो, जब हम कंक्रीट पढ़ाएंगे तो कंक्रीट आप देखोगे, कंक्रीट जब हम बनाते हैं उसमें भी कभी कभी फ्लाई एश बनाते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। कंक्रीट जब बनाते हैं उसमें भी कभी कभी फ्लाई एश मिला देते हैं, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो वहां से ही आप अगर कंसेप्ट उठाओ तो आप ये उठा सकते हो कि फ्लाई एश मिलाने के कारण कंक्रीट में क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, कंक्रीट की डेंसनेस बढ़ती है, फिर कंक्रीट में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है ना। ये सारे एडवांटेज हैं, तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कंक्रीट में फ्लाई एश मिलाया जाए तो क्या होगा, तो ये कंक्रीट में हम लिखवाएंगे, कंक्रीट में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात अलग है, यहाँ पे आप सीमेंट में फ्लाई एश मिला के, कुछ फ्लाई एश मिला के आप सीमेंट बना रहे हैं, समझ में आया? ये चीज है। वेल, कंक्रीट की बात हम कंक्रीट में करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए वर्केबिलिटी बढ़ती है, डेंसनेस बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ये सब चीज फायदे हैं उसके। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, पोजोलाना इज ए सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजोलाना क्या चीज है आखिर, तो इसमें सिलिका एंड एल्यूमिना की कंटेंट होती है पोजोलानिक मटेरियल में, विच इटसेल्फ हैज नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, जिसका अपने आप में किसी भी तरह का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो किसी को चिपका नहीं सकता खुद। बट जब ये लाइम के साथ कंबाइन करता है, बट हैज ए प्रॉपर्टी टू कंबाइन विद लाइम के साथ जब ये रिएक्ट करता है, एग्जांपल इट रिएक्ट विद CaOH टू प्रोड्यूस स्टेबल लाइम पोजोलाना, इसको क्या कहा जाता है, लाइम पोजोलाना, जैसे कि कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट्स व्हिच हैज डेफिनाइट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, जिनका एक निर्धारित सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ पोजोलॉनिक मटेरियल वोल्केनिक एश। ये जो वोल्केनिक एश है ये खास करके इटली में अधिक पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उधर ज्वालामुखी अधिक है तो वहां पे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बगल में मैंने इटली लिखा है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि वेयर वी गेट वोल्केनिक एश या फिर वोल्केनिक पोजोलाना, तो इटली, ध्यान रखना इटली। फ्लाई एश एक तरह का पोजोलॉनिक मटेरियल है। बर्न्ट क्ले, ठीक है, मिट्टी को अधिक जला दो तो वो भी एक तरह का पोजोलॉनिक मटेरियल हो जाता है। सुर्खी, राइस हस्क, ठीक है, ये सारे क्या है, एक तरह के पोजोलॉनिक मटेरियल है। तो इस पोजोलॉनिक एक्शन क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि व्हाट इज पोजोलॉनिक एक्शन, तो आपको इसके बारे में बताना होगा। जो हमने अभी स्टेटमेंट आपको लिखवाया दैट इज योर पोजोलॉनिक एक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ये इक्वेशन भी लिख देना आप लोग, लाइम के साथ फ्लाई एश और बर्न्ट क्ले या फिर वोल्केनिक एश रिएक्ट करेगा प्लस वाटर, तो ये CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, या फिर टोबरमोराइट जेल, इसको क्या कहते हैं, टोबरमोराइट जेल, ठीक है, ये बनाती है। तो इसी के कारण तो सीमेंट में आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता है, स्ट्रेंथ मिलता है। फ्लाई एश क्या है, देखिए कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्लाई एश आपको कहां से मिलती है, पूछा गया है ES के एग्जाम में। इट इज जनरेटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ कोल यूजुअली इन थर्मल पावर प्लांट। जब कोयला जलता है ना तो उसका जो राख है उसको हम फ्लाई एश कहते हैं। सुर्खी क्या है, सुर्खी इज मेड बाय पाउडरिंग ब्रिक और बर्न्ट क्ले, है ना, मतलब जो मिट्टी है उसको जला दो, ओके, तो जैसे कि ईटा बनाया तो ईटा को भट्टी में आपने जला दिया तो उसको
पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहलाएगा सुर्खी। तो आप सीमेंट में सुर्खी मिला के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया है, लाल रंग का दिख रहा है सुर्खी। देखिए पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज मेड बाय इंटरग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, intergrinding Portland cement clinker and 10 to 25% of pozzolanic material and 10 to 25% of pozzolanic material. Important point. Next, this type of cement has low rate of development of strength. इनकी जो strength development है ना वो धीमे धीमे होगी, लेकिन जो ultimate strength होगी वो OPC जैसा ही होगी। Initial stages में इनकी strength कम develop होगी, लेकिन ultimate strength OPC जैसा ही होगा। Okay? In initial or early stages, but the ultimate strength is same as ordinary Portland cement OPC. Next point, it is one type of low heat cement. Important point है, ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है, मतलब जो इसे क्योंकि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कम हो रहा है, मतलब हाइड्रेशन कम हो रहा है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, तो ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है एंड ऑफर्स लेस परमिएबिलिटी। अभी यहाँ पे बात छिपी हुई है कंसेप्ट लेस परमिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो आपका फ्लाई ऐश है इसकी जो फाइननेस है, इसकी फाइननेस सीमेंट से काफी अधिक होती है। तो जो मींस फ्लाई ऐश है ये सीमेंट के पोर्स के अंदर चले जाता है, तो पोर स्पेस कम हुआ ना, तो पोर स्पेस कम हुआ मतलब सीमेंट में पोर ही नहीं है ज्यादा, तो उससे पानी जा पाएगा क्या, ज्यादा पानी पास कर पाएगी, वाटर की फ्लो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो परमिएबिलिटी हुआ कि नहीं, तो लेस परमिएबिलिटी मतलब परमिएबिलिटी कम हुआ कि नहीं, समझ में आया आपको बात? ओके, तो इट ऑफर्स लेस परमिएबिलिटी मोर वाटर टाइट, तो परमिएबिलिटी कम हुआ इसलिए वो वाटर टाइट हो गया। और प्लस जो आपको पोजोलॉनिक मटेरियल होती है ये हल्का भी होती है, तो जिस कारण से आप जो सीमेंट बना रहे हो इट इज लाइट वेट, ये भी हल्का हो गया अपने आप में, समझ में आया? ओके, प्लस पोजोलॉनिक मटेरियल जो है राख वगैरह ये सब तो ऐसे ही मिल जाता है आपको थर्मल पावर प्लांट में, इतना सारा वेस्ट मटेरियल है, तो आप इसको यूज करके जो सीमेंट बना रही है इकोनॉमिकल भी होगा कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये ओपीसी के कंपैरिजन में उस अधिक होती है, मतलब ओपीसी से थोड़ा अधिक होती है। तो बहुत समय बाद इतने सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ने के बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कहीं पे डिस्कशन हुई है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होगी उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ओपीसी से अधिक होती है। इसको आप नोट बना के लिखना, इसको रेड पेन से लिखो। नेक्स्ट, सेटिंग टाइम जो है वो सेम ओपीसी जैसा ही होता है 30 मिनट एंड 10 आवर। श्रिंकेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15%। ड्राइंग श्रिंकेज कहने का मतलब है जब आपका वाटर इवापोरेट करेगा तो उस कारण से वॉल्यूम रिडक्शन होगी, तो वो वॉल्यूम रिडक्शन 0.15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे सीमेंट के लिए यही वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू 0.15% याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए कभी और उसमें ऑप्शन है 0.1% कोई भी सीमेंट के लिए, ओके, ऑन एन एवरेज यही वैल्यू होती है, तो इसको टिक लगा देना आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइंग श्रिंकेज। फाइननेस शुड नॉट बी लेस देन 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो देखिए ओपीसी का जो फाइननेस होता है वो 225 होता है, तो उससे ज्यादा है कि नहीं फाइननेस, है ना? तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग सेम वर्केबल पेस्ट विल बी मोर, है ना? तो श्रिंकेज विल बी मोर, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें श्रिंकेज की बात की गई है, एक लिमिटेशन दी गई है श्रिंकेज की कि श्रिंकेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15%। साउंडनेस सेम लीच आर्टिलियर मेथड को यूज करके अगर मेजर करेंगे तो इंडिकेटर आर्म के बीच का जो एक्सपेंशन है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, एंड ऑटोक्लेव मेथड को यूज करके टेस्ट करेंगे तो जो सैंपल आप बनाओगे उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है इट शुड नॉट बी ओवरऑल ग्रेटर देन 0.8%। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो इस्तेमाल कहाँ होगा इसके बारे में सुनिए। आपको पता चल गया ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है, क्योंकि इसमें अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट स्लोली होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा। तो लो हीट सीमेंट है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है इसमें, सो इसको हम मास कंक्रीटिंग के केस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि डैम बनाने के केस में, या फिर जहां पे कहीं अगर टेम्परेचर अधिक है तो ऐसे इन्वायरमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है। तो लो हीट सीमेंट के जो एप्लीकेशंस है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो इसका नाम जैसे है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, मीन्स पानी से डरने वाला सीमेंट को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट।
इस तरह के सीमेंट को वाटर रेपेलेंट सीमेंट भी कहा जाता है, वाटर रेपेलेंट सीमेंट, ठीक है। या फिर इसका और एक नाम है हाइड्रोग्राफिक सीमेंट, हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। ये सब जो सीमेंट है ना, ये नॉर्मली सीमेंट फैक्ट्री इस तरह के सीमेंट को नहीं बनाती है जब तक किसी तरह का स्पेशल ऑर्डर ना हो, ठीक है। और स्पेशल ऑर्डर मतलब 1 बैग 2 बैग 100 किलो ऐसा नहीं, ज्यादा, ओके। और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना है, इस तरह के सीमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो आप सीमेंट फैक्ट्री को इंस्ट्रक्शन दोगे, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करोगे, तो वो आपको ऑन ऑर्डर आपको बना के देंगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट वगैरह, ठीक है। तो पहले ये होता क्या है जरा इसके बारे में समझते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला सीमेंट। पानी से डरने वाला सीमेंट मतलब क्या, देखो इस तरह के सीमेंट में मान लो ये सीमेंट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सीमेंट का एक मॉलिक्यूल है, तो हम इस तरह के सीमेंट में कुछ इस तरह का केमिकल वगैरह ऐड करते हैं, कुछ ऐसा केमिकल ऐड करते हैं, कुछ एसिड वगैरह होती है, एसिड्स होते हैं, उनको ऐड करते हैं जो कि इस सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बना देता है। और ये जो एसिड्स होते हैं ना, ये पानी को सीमेंट से टच होने नहीं देते, पानी को सीमेंट पार्टिकल के कांटेक्ट में आने के लिए नहीं देते। तो अगर पानी आपका सीमेंट के सरफेस से, जो सीमेंट पार्टिकल उसके सरफेस से टच नहीं होगा, तो क्या हाइड्रेशन होगा? हाइड्रेशन नहीं होगा। तो अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो क्या सीमेंट सेट होगा, सीमेंट में स्ट्रेंथ वगैरह डेवलप होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। प्लस, ओके, तो ये एक चीज है। तो आपके मन में अभी अब डाउट आएगा कि सर जब इस तरह के सीमेंट में हाइड्रेशन ही नहीं होगा तो हम इस तरह के सीमेंट को कैसे यूज करेंगे? तो यूज कैसे करते हैं, देखिए, हम इस तरह के सीमेंट को यूज करके जब कंक्रीट बनाएंगे तब हम क्या करेंगे कि जो मिक्सिंग आप करते हो ना, हम मिक्सिंग बहुत जोर से करेंगे, बहुत हाई स्पीड मिक्सिंग करेंगे, ताकि ये जो लेयर बनी है, ठीक है, वाटर रेपेलेंट लेयर, ये लेयर टूट जाए, ये लेयर ब्रेक हो जाए। तो ये लेयर जैसे ब्रेक हो जाएगा तो सीमेंट पार्टिकल के ऊपर अब ये लेयर है नहीं, तो वाटर इसके कांटेक्ट में आएगी, सीमेंट पार्टिकल के कांटेक्ट में जब वाटर आएगी फिर हाइड्रेशन तो होगा, फिर सेटिंग होगी, फिर हार्डनिंग होगी, ओके। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस चलेगा जैसा सभी सीमेंट का होता है, ओके, ऐसा है। तो आप मेरे से पूछोगे तो सर ये वाटर रेपेलेंट हमें प्रोवाइड करने की ऑब्जेक्टिव क्या थी, उद्देश्य क्या थी? तो इसके बारे में जरा सुनिए। मान लो आप कहीं ऐसे लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन आपको करना है, बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, जहाँ पे बहुत सारा सीमेंट की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होती है, वो एरिया में बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहती है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे लोकेशन पे मान लो आपने सीमेंट को स्टोर करोगे, गोदाम वगैरह में रखोगे, तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा सीमेंट, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके वो क्या, सीमेंट के बैग के अंदर जो आपका बस्ता जो जिसमें आपने पैक किया है बैग्स, उसी के अंदर उसका हाइड्रेशन हो जाएगा, तो सीमेंट आपका खराब हो जाएगा। या फिर जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो कोई रेनी सीजन, मतलब ऐसे इलाके से आप गुजरोगे, ओके, बहुत लंबे समय तक, जिसमें जहाँ पे बहुत सारा बरसात होगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह, वहां पे हर वक्त बरसात होती रहती है ना। तो ऐसे लोकेशन पे हमको इस तरह की सीमेंट की आवश्यकता होती है, ओके। खास करके जब हम ट्रांसपोर्टेशन करें या फिर स्टोर करें, तो उस वक्त मॉइस्चर के अटैक, मॉइस्चर के संपर्क में आके सीमेंट आपका खराब ना हो, इसलिए हमें हाइड्रोफोबिक सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। प्लस इस तरह का सीमेंट का जो सेटिंग है, एक बार आपने अगर इसका वाटर रेपेलेंट फिल्म, जो वाटर रेपेलेंट लेयर है, इसको तोड़ दिया, अब इसमें जब हाइड्रेशन होना शुरू होगा, जो इसका सेटिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्विकली हो जाती है। मीन्स 1-1.5 घंटे के अंदर आपका सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा इस तरह के सीमेंट में, है ना। तो दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड वाटर रेपेलेंट सीमेंट। नाउ इस तरह के सीमेंट को यूज करके जब कंक्रीट भी बनाएंगे तो वो कंक्रीट जल्दी गीला नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे इलाका जहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होता है, तो ऐसे इलाके में ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में इस तरह के सीमेंट को काम किया जाता है, यूज में लाया जाता है, जो कि हरदम वाटर के एक्सपोजर में है, जैसे कि आपका शेड, या फिर आप कह सकते हो मीन्स पोर्टिको वगैरह, मतलब बालकनी वगैरह, छज्जा वगैरह, है ना। तो
ऐसे बनाने में, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में इस तरह के सीमेंट को यूज किया जाएगा। तो लिखिए इसके बारे में। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग ओपीसी सीमेंट क्लिंकर। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही है, तो स्ट्रेंथ भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होगा जैसा ओपीसी का स्ट्रेंथ है ना, ज्यादा कुछ डिफरेंस होगी नहीं। विथ 0.1 to 0.4% ऑफ ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये सारे वाटर रेपेलेंट केमिकल्स हैं। ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। पेंटाक्लोरोफेनॉल, एक्सेट्रा। ओके, इनका परसेंटेज कितना, 0.1 to 0.4%। इतने परसेंट में हम पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर में ये सारे केमिकल्स को ऐड करके अगर हम ग्राइंडिंग करके बनाएं तो हमारा जो सीमेंट निकल के आएगा उसको हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट के नाम से जानेंगे, या फिर हाइड्रोग्राफिक सीमेंट, या फिर वाटर रेपेलेंट सीमेंट। दिस एडिशन फॉर्म्स वाटर रेपेलेंट फिल्म अराउंड ईच पार्टिकल ऑफ सीमेंट, देयरफॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ दिस सीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच डिले इट्स डिटोरिएशन। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और स्टोर कर जब आप किए हैं तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके संपर्क में आके ये सीमेंट खराब नहीं होगा। तो ये आप इस तरह के सीमेंट को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कहीं पर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन करने में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ सकता है सीमेंट, तो आप उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ 0.1 to 0.4% ऑफ ये सारी केमिकल्स मिला के हम इस तरह के सीमेंट को डेवलप कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। बाकी इसका जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो सारा ओपीसी जैसा ही होता है। इट इज यूज्ड टू मेक वाटर टाइट concrete and situation where cement is to be used or stored for larger time। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, खास करके वाटर टाइट कंक्रीट को बनाने में, क्योंकि ये पानी से डरता है। इस तरह का सीमेंट तो पानी को अपने से टच होने नहीं देगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के सीमेंट को यूज करके अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो वाटर टाइट होगा, मतलब पानी को ज्यादा अपने थ्रू से पास होने नहीं देगा, है ना, मतलब परमिएबिलिटी इसकी काफी कम होगी, क्योंकि इसकी फाइननेस भी काफी अधिक होती है। ओके, इसकी फाइननेस भी काफी अधिक होती है। इसका स्ट्रेंथ पैरामीटर वगैरह देखिए, प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यूज ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। फाइननेस देखिए ओपीसी से अधिक है। ओपीसी का कितना होता है, 225। फाइननेस को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर पर केजी में, मतलब स्पेसिफिक सर्विस एरिया, मतलब एयर परमिएबिलिटी टेस्ट के थ्रू से, किसके apparatus के, नर्स एंड ब्लेन apparatus। साउंडनेस सेम ओपीसी जैसा, ली चार्टलियर्स 10 mm, ऑटोक्लेव 0.8%। सेटिंग टाइम सेम ओपीसी जैसा, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है। नाउ यूजर्स ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओके, ये सारे हम आपको इसलिए ये सारा डेटा आपको दे रहे हैं। मान लो कन्वेंशनल क्वेश्चन में आ गया लिखने के लिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोफोबिक सीमेंट, आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए जिसके वजह से आप कुछ लिख पाओ तो आपको मार्किंग मिले अच्छे से। लॉजिकली लिखना है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाई जाती है वो तो लिखना ही लिखना है। फिर आपको उसका फाइननेस के बारे में एक डेटा अगर याद कर पाओ तो वो लिखना है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम लिखना है, उसका यूजेस लिखना है। ओके, इतना तो कम से कम लिखना ही लिखना है। कोई भी टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे, कैसे बनाई जाती है, फिर उसका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब साउंडनेस, फाइननेस, ये सब अगर याद है कुछ डेटा तो लिखिए। फिर उसका यूजेस लिखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यूजेस, तो यूजेस इन लॉन्गर स्टोरेज पीरियड एंड एक्सट्रीमली वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, वेट क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर सीमेंट को आपको लॉन्गर समय तक स्टोर करके रखना है तो वहां पे इस तरह के सीमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मेजरली यूज्ड इन टनल कंस्ट्रक्शन एज द अंडरग्राउंड रिपेयर्स आर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। तो टनल कंस्ट्रक्शन में इस तरह के सीमेंट को यूज किया जाता है। दिस सीमेंट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, स्पिलवे, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। देखो, क्योंकि ये ओपीसी जैसा ही है, ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हो, जहां जहां ओपीसी का यूज होता है वहां पे यूज कर सकते हैं। ये सारा ओपीसी का भी यूज है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये ऐड हो जाती है कि वेट क्लाइमेटिक कंडीशन में आप अधिक लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन स्ट्रक्चर दैट आर एक्सपोज्ड टू रेन और रेन पडलिंग सच एज ग्रीन रूफ,
other kind of roof, parking structure and plazas etc. मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है जो हरदम बरसात के कॉन्टेक्ट में है। यूज्ड इन ड्रेनेज सिस्टम वर्क एंड मैनहोल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम वर्क बनाने में इन सब इस तरह के कंक्रीट का यूज किया जाता है। यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल। इट कैन फिक्स लीकी पाइप, मान लो पाइप वगैरह में कहीं लीकेज हो गया है तो उसको ये फिक्स कर सकता है। ओके, विदाउट हैविंग टू स्टॉप द लीकेज। आपको ऐसा नहीं है कि पाइप मान लो कहीं लीक हो गया तो पाइप के अंदर जो चीज फ्लो हो रही है उसको बंद करना पड़े फिर इसको ठीक करें, कोई जरूरी नहीं है। विदाउट स्टॉपिंग लीकेज आप इस तरह के कंक्रीट को यूज कर सकते हैं, एंड सॉरी विदाउट स्टॉपिंग द फ्लो, इस तरह के मतलब लीकेज को आप ठीक कर सकते हो। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर, सारे इंपॉर्टेंट है, जितना आप याद करके रख सको इससे लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ये इट प्रोवाइड्स ड्यूरेबल रिपेयर दैट विल लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम। ओके, इससे जो रिपेयर करेंगे तो वो अच्छे से रिपेयर होती है। स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ ओपीसी, बोला था ओपीसी जैसा ही इसका स्ट्रेंथ। सेट एंड हार्डन्स फास्ट, बस और एक डिफरेंस हो जाता है कि ये सीमेंट जल्दी से सेट हो जाती है, जल्दी से सेट हो जाती है और जल्दी से हार्ड भी हो जाती है। ओके, सेट एंड हार्डन फास्ट नॉर्मली 3 मिनट्स आफ्टर बीइंग मिक्स्ड विद वाटर। जब पानी के साथ इसको मिला देंगे इस तरह के सीमेंट को, 3 मिनट के अंदर वो सेट होना शुरू हो जाता है। ओके, सो होना शुरू हो जाता है। ऐसे इनिशियल सेटिंग टाइम जो कंप्लीट है वो ओपीसी जैसा ही है, लेकिन 3 मिनट के अंदर, मतलब ओपीसी के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा ही होगा, है ना। तो यही बात है कि 3 मिनट के अंदर आपका ये सेट होना शुरू हो जाता है। सेटिंग टाइम इज फास्ट, हार्डन्स फास्ट, thus it can be painted within 1 hour of it being applied। मतलब 1 घंटे बाद ही, जब इसको आपने यूज कर लिया तो उसके 1 घंटे बाद ही आप इस तरह के सीमेंट के ऊपर, मतलब इस तरह के सीमेंट को यूज करके जो कंस्ट्रक्शन किया है उस पर अच्छे से पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जहां पे कोल्ड क्लाइमेट है, ओके, जहां पे फोर्स्ड है, मतलब जहां पे पानी का जम जाने का, फ्रीज होने का संभावना अधिक होता है, ऐसे लोकेशन पे इस तरह के सीमेंट को हम यूज नहीं कर पाएंगे। फोर्स्ड रेजिस्टेंस इज वेरी लो ऑफ दिस टाइप ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, शुड नॉट बी यूज्ड वेयर कंडेंसेशन इज अकरिंग, और कोल्ड रीजन में इसका यूज नहीं होगा। सो बना लीजिए नोट्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाई अलुमिना सीमेंट। ये सीमेंट जो है, ये ओपीसी सीमेंट जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे उसके कंपैरिजन में इसकी जो कंपोजिशन है ये डिफरेंट होती है, अलग होती है। इस तरह के सीमेंट को बॉक्साइट के मदद से बनाई जाती है। बॉक्साइट एक तरह का अल्यूमिनियम ओर है, ठीक है। इसमें अलुमिना की कंटेंट अधिकतम होती है, ज्यादा होती है। और आपको पता है अलुमिना एक ऐसा केमिकल है, मतलब इंग्रेडिएंट है, केमिकल इंग्रेडिएंट सीमेंट में, जिसकी काम क्या होती है, सेटिंग टाइम को कम करना, मतलब सीमेंट को जल्दी सेट कर देगा। तो इस तरह का सीमेंट जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है, और जल्दी हार्डन भी होने लगता है, मतलब इसमें कम समय में ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें आप अचीव कर पाते हो, ठीक है। कम समय में इसमें अधिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो लिखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। इट्स कंपोजिशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट, the raw material used for its manufacturing consists of bauxite, aluminium hydroxide, ठीक है, ये एक तरह का अल्यूमिनियम का ओर है, which has very high percentage of alumina, जिसमें बहुत ज्यादा अलुमिना होती है। It also has some percentage of, इसमें और थोड़ा लाइम भी होता है, आयरन ऑक्साइड भी रहता है, सिलिका, मैग्नीशिया एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी रहती है, लेकिन सबसे अधिकतम क्या रहता है, अलुमिना। ओके, अलुमिना अप्रोक्सीमेटली 45% रहता है, 45%। फिर लाइम जो है ये अप्रोक्सीमेटली 34% होगा मैक्सिमम। फिर आयरन ऑक्साइड 7%, फिर सिलिका वही 7%, मतलब 6.5% अराउंड, मैग्नीशिया 1% के अराउंड, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। नाउ
इट इज ए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये एक तरह का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये जल्दी से हार्ड हो जाता है। अच्छा, सेटिंग और हार्डनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है आपको पता है? इसके बारे में बताएंगे। ओके, सेटिंग और हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होना, सेटिंग मतलब जस्ट सेट हो रहा है सीमेंट, स्टीफनिंग हो रहा है मतलब उसका, ठीक है। अभी उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं आया, लेकिन हार्डनिंग कहने का मतलब उसमें स्ट्रेंथ भी आ रहा है, सेट होने के बाद उसमें स्ट्रेंथ भी आ रहा है, इसका मतलब है हार्डनिंग। इसके बीच में हम डिफरेंस दिखाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। वेल, इट इज ए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब ये जल्दी से सेट भी होगा और इसमें स्ट्रेंथ भी जल्दी डेवलप होगी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज गेट इंड्यूस्ड ड्यू टू कैल्शियम अलुमिनेट, क्योंकि इसमें अलुमिना ज्यादा है, C3A का कंटेंट ज्यादा होगा, इसलिए ये जल्दी से सेट होता है। विच इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म, which is in predominant form in its composition, it develops strength very rapidly, इसमें बहुत जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। लगभग एक दिन का जो स्ट्रेंथ है इसका 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर है, जो कि ओपीसी में आप देख सकते हो 28 डेज में सेम स्ट्रेंथ डेवलप होता है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इस तरह के सीमेंट की 3.5 आवर, फाइनल सेटिंग टाइम जो है 5 आवर। Initial setting time is 3.5 hour and final setting time is 5 hour. Next point, it can withstand against very high temperature, ये बहुत अधिक टेम्परेचर झेल पाएगा। That's why it is used for refractory concrete and in industry. Refractory concrete and in industry कहने का मतलब इंडस्ट्री जैसे कि मीन्स आपका बॉयलर वगैरह बनाने में है ना, अगर बॉयलर बनानी है, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर झेल पाएगा, इसलिए आप इसको इंडस्ट्रियल पर्पज से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लिखिए इसके बारे में, हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में और लिखिए। इस सीमेंट को सबसे पहले लाफार्ज कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, 1925 में इस सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया था। और ये सीमेंट ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो सेटिंग है वो लगभग इनिशियल सेटिंग है 3.5 आवर की, और ठीक है, और इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी जल्दी होता है, मतलब एक दिन में आप देख पा रहे हो 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जो कि अराउंड 20-25 दिन में डेवलप हो पाती है ओपीसी में, ठीक है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी प्रॉपर परसेंटेज ये है, सिलिका 3 to 8%, अलुमिना का सबसे अधिक होता है 37 to 41%, लाइम, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, इनसॉल्युबल रेसिड्यू 1%। सो ये कंपोजिशन ध्यान रखिएगा, अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में लिखिए कि हाई एल्यूमिना सीमेंट का क्या क्या खासियत है। इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, इस पर केमिकल अटैक होने की संभावनाएं काफी कम होती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इस तरह का सीमेंट का जो पीएच है वो काफी कम होता है क्योंकि लाइम इसमें काफी है, तो पीएच इस तरह के सीमेंट की कम होती है। हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल कोरिजन, क्योंकि अलुमिना अधिक है तो क्लोराइड बाइंडिंग हो जाएगा, तो वो कोरिजन होने की संभावनाएं कम है। ड्यू टू विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर पाइप्स, सीवेज पाइप्स, फैक्ट्री ड्रेन्स, कोस्टल कंस्ट्रक्शन इन फैक्ट्री एंड चिमनी। देखिए ये हाई टेम्परेचर झेल पाएगा, मैंने इसके बारे में बताया, तो इसलिए इसको चिमनी बनाने में भी यूज किया जाता है, हाई टेम्परेचर ये झेल सकता है, ठीक है। याद रखिए ये सब बातें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। इन सब पॉइंट से, हर एक पॉइंट से एसएससी में एक एक क्वेश्चन बनती है, नो डाउट, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो बारंबार आपको रिवीजन करना होगा, चीजों को रटना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो सुननी होगी बातों को, या फिर आप ऐसे करिए कि 10 बार वीडियो को सुन लीजिए तो शायद आपको याद हो जाए, ध्यान में आ जाए। या फिर कॉपी में जब आप लिख रहे हो तो प्रॉपरली लिखिए और उसको हर रोज रीड करिए, सीमेंट को हर रोज रीड करिए, बिल्डिंग मटेरियल को तो हर वीक एक बार रिवाइज करना ही चाहिए। The refractive index of this type of cement is high, इसका कोई मतलब, इस पॉइंट का उतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट,
इट हैज हाई ड्यूरेबिलिटी इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड को अच्छे से झेल पाएगा। हार्डनिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज फास्ट, ये जल्दी से हार्ड हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि इसका वन डे का जो स्ट्रेंथ है ये लगभग 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड होती है। इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, कहने का मतलब है सल्फेट अटैक जैसे होगा, सल्फेट अटैक। ओके, इसकी सल्फेट रेजिस्टेंस काफी होती है। फिर क्लोराइड अटैक, क्लोराइड अटैक के कारण कोरिजन, सल्फेट अटैक के कारण वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड डिटोरिएशन, है ना। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट। The advantage of high alumina cement are as follow. Due to more setting time, setting time अधिक है ना इसका, इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर, याद रखने वाली बात है। टाइम फॉर मिक्सिंग एंड प्लेसिंग इज मोर, आपको काफी समय मिल जाता है इस तरह के सीमेंट को मिक्स करने में और कंक्रीट को यूज करने में। द रेजिस्टेंस फॉर केमिकल एक्शन इज गुड, सल्फेट रेजिस्टेंस, क्लोराइड रेजिस्टेंस काफी है, एसिड रेजिस्टेंस, सल्फ्यूरिक एसिड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, मतलब ये ज्यादा अधिक टेम्परेचर को झेल पाएगा, क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर इसलिए भी झेल पाता है क्योंकि इसमें एल्यूमिना की अधिक क्वांटिटी है, एल्यूमिना की क्वांटिटी अधिक है। और हमने एल्यूमिना के बारे में बताया था कि ये एक तरह से फ्लक्स के जैसा भी काम करता है, ठीक है, जो टेम्परेचर कम करती है, तो वो चीज है। ओके, frost action is low as the heat evolved is more during setting. ओके, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी निकल के आता है, तो इसलिए इसमें जो वाटर इसके जमने की संभावनाएं कम होती है, मतलब पानी जल्दी फ्रीज नहीं होता। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज वेरी रिएक्टिव एंड हैज वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है। हाई रेजिस्टेंट टू फायर, ये आग को भी झेल पाएगा क्योंकि हाई टेम्परेचर झेल पाता है इसलिए। Uses of high alumina cement लिख लीजिए। Due to the property of rapid hardening and strength, it is widely used in marine construction and sewer infrastructure. Important point है marine construction and sewer infrastructure. Next point, high alumina cement is also used in refractory concrete where it is required more strength at very high temperature, जैसे कि चिमनी बनाने के लिए, या फिर बॉयलर पोस्ट है ना, मतलब जिसके ऊपर बॉयलर आपका खड़ा रहेगा, उसका कॉलम वगैरह, वो सब बनाने में इस तरह के कंक्रीट को यूज किया जाएगा। तो हो गया हाई एल्यूमिना सीमेंट, आपने लिख लिया सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, ये लास्ट है। ओके, हमने काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट जितने भी थे उसके बारे में स्टडी कर लिया, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। नाउ एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, तो एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में सोचिए। मीन्स हम क्या करते हैं, मान लो सीमेंट है, सीमेंट में इंटेंशनली हम एयर बबल को, यूनिफॉर्मली एयर बबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये एयर बबल सीमेंट में होने के कारण क्या होता है, सीमेंट में ये एयर बबल स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो इस कारण से ना ये, मतलब मान लो इस तरह के सीमेंट को यूज करके जब आप कंक्रीट बनाओगे तो सीमेंट में चूंकि एयर बबल वगैरह है, तो जो एग्रीगेट है, ठीक है, जो जब कंक्रीट बनाने में जो एग्रीगेट वगैरह भी मिक्सअप करोगे तो वो एयर बबल के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो एक तरह से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है इस तरह के सीमेंट की। और चूंकि इस तरह के सीमेंट में एयर अधिक है तो इसका वाटर कंटेंट जो है, मींस वाटर सीमेंट रेशियो काफी कम होती है। तो अब्राहम लॉ, आपने अगर नाम सुना होगा, अब्राहम लॉ एक फेमस लॉ है बिल्डिंग मटेरियल में, जो कि कहता है कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मींस वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम लगती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी, इस तरह के सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो काफी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि इसमें तो एयर ही है ना, तो एयर हो गया, तो एयर होने के कारण जो आपका कंक्रीट है वो तो पोरस हो जाता है ना, तो उतना स्ट्रेंथ, मतलब उतना हाई स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है उस जैसा होता है इसका भी स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ
का कंक्रीट आप नहीं बना सकते एयर एंट्रेनिंग सीमेंट को यूज करके, ये चीज है ना। तो तो इसके बारे में लिखिए, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.1% बाय वेट एंड एयर एंट्रेनिंग एजेंट with OPC cement clinker at the time of grinding. ओके, एयर एंट्रेनिंग एजेंट का परसेंटेज कितना है? 0.1%. नाउ दिस एयर एंट्रेनिंग एजेंट आर वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिससे गैसेस प्रोड्यूस हो, ठीक है, फैटी एसिड, फूड रीजन्स, मतलब जो लकड़ी का गोंद होता है वो चीज, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी एक तरह का एयर एंट्रेनिंग एजेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस मटेरियल हैव द प्रॉपर्टी टू एंट्रेन एयर। एंट्रेन एयर मतलब आप एयर को इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर आपको सीमेंट के अंदर डाल रहे हो, और वो एयर बबल जो आप बनाओगे सीमेंट के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहेंगे। और इस तरह के सीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करता है, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि मान लो कि चूंकि आपका सीमेंट अभी पोरस हो गया, सीमेंट में आपका एयर है, तो ऐसे सीमेंट को कहीं कोल्ड रीजन में अगर आप यूज करो जहाँ पे फ्रीजिंग या फिर थॉइंग होने की चांसेस है ना, तो मान लो पानी अगर जम गया, तो पानी जमता है तो क्या होता है, एक्सपैंड, मतलब आइस बनती है तो आइस की वॉल्यूम काफी अधिक होती है, एक्सपैंड करेगी। तो पहले सीमेंट में क्या होता था, जब आइस जम जाता था तो जब वो एक्सपैंड करती थी आइस, मतलब जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करती थी, तो सीमेंट में दरारें आने लगती थी, कंक्रीट में दरारें इसलिए आने लगती थी क्योंकि जो आइस थी उसको एक्सपैंड करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे एयर एंट्रेन कर दिया, मतलब आपने एयर बबल पहले से डाल के रखा है सीमेंट के अंदर, मतलब सीमेंट में पहले से ही कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल है, जो कि आइस अगर, मतलब जब वाटर जमेगी, जो आइस बनेगी, तो उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो स्पेस चाहिए होगी उतना स्पेस अवेलेबल हो पाए, तो जिस कारण से दरार वगैरह डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग होने की संभावना है, वहां पे ये इस तरह के सीमेंट को आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये चीज एक हो जाती है। प्लस कुछ ना कुछ जो सल्फेट रेजिस्टेंस है, इस तरह के सीमेंट की सल्फेट रेजिस्टेंस भी अधिक होती है। और एक चीज जानिए, जो कि इसमें पहले से ही पोर वगैरह है ना, मतलब एयर आपका जो सीमेंट में जो पोर है उसमें एयर भरा हुआ है, तो एयर भरा हुआ है तो क्या, मतलब मान लो कोई एक रास्ता है और उस रास्ते में कुछ खड़ा है, तो क्या उस रास्ते से कोई दूसरा चीज पास कर पाएगा? नहीं पास कर पाएगा। तो उसी तरह से पानी का अगर बात करें तो कंक्रीट के अंदर पहले से एयर भरा हुआ है, तो कंक्रीट में जो कैपिलरी पोर्स थे उसमें एयर भरा हुआ है, तो उसके थ्रू से अब वाटर पास कर पाएगी क्या? नहीं पास कर पाएगी। तो इस तरह के कंक्रीट, इस तरह के सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट बनाएंगे उसकी परमिएबिलिटी काफी कम होगी, मतलब वाटर टाइटनेस काफी अधिक होगी। तो इस तरह के सीमेंट को हम वहां पे यूज करेंगे जहां पर आपको वाटर टाइटनेस की जरूरत हो, दरकार हो। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि ये जो पोर है, जो रास्ते हैं ना, वो एयर बबल क्या करते हैं, वो जो पानी का फ्लो होने का जो रास्ता होगा उसे ब्लॉक कर देगा। तो रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया तो पानी उस रास्ते से जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो वाटर टाइटनेस ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, सल्फेट रेजिस्टेंस इंप्रूव्स, ओके, फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस इंप्रूव्स। तो ये सारे बहुत सारे एडवांटेज हैं एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट के। फिर मान लो जो एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट है ये लाइट वेट भी होगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा पोरस होगा ना, तो लाइट वेट भी होगा क्योंकि एयर है, हल्का है। प्लस देखो, मान लो कि कंक्रीट के अंदर गैप है, मतलब पोर वगैरह है, तो साउंड प्रूफ कोई स्ट्रक्चर अगर बनानी है, साउंड प्रूफ वॉल वगैरह बनानी है, तो आप देखते हो कैविटी वॉल वगैरह बनाई जाती है, तो वहां पे इस तरह के कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। इस तरह के कंक्रीट को सेल्यूलर कंक्रीट भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इस तरह के कंक्रीट को सेल्यूलर कंक्रीट भी कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं, तो इसके बारे में लिखिए कि दिस मटेरियल हैव द प्रॉपर्टी टू एंट्रेन एयर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी एयर बबल व्हिच इंप्रूव्स the workability and helps in reducing water cement ratio.
ओके, विच हेल्प्स इन वर्क इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी एंड रिड्यूसेस वाटर सीमेंट रेशियो। क्योंकि यहाँ पे वर्केबिलिटी अब कौन दे रहा है, एयर बबल वर्केबिलिटी दे रहा है। पहले आप पानी मिलाते थे, पानी का क्वांटिटी इंक्रीज करते थे टू ऑब्टेन वर्केबिलिटी, लेकिन यहाँ पे एयर बबल जो आपका सीमेंट के अंदर है वो उसके ऊपर एग्रीगेट स्लिप करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर सीमेंट रेशियो कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स लॉ, अब्राहम्स लॉ क्या बताती है कि वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये जो लॉ है इट इज अब्राहम्स लॉ, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह के सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी डेवलप काफी इंप्रूव होगी, है ना, ऐसा माना जाता है। इट हैज हायर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम एज कंपेयर टू ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम उससे अधिक होती है और फाइनल सेटिंग टाइम भी ओपीसी से अधिक होती है। देखिए अब एक डिफरेंस देखिए, एंट्रेन्ड एयर एंड एंट्रैप्ड एयर के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है। एंट्रेन्ड एयर मतलब आप इंटेंशनली कोई केमिकल वगैरह जैसे कि एडमिक्सचर वगैरह को यूज करके हम एयर को सीमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एयर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, मतलब जो एयर बबल्स होंगे उसके साइज एक जैसे होंगे और अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। तो ये है एंट्रेन्ड एयर। इंट्रैप्ड एयर का कहने का मतलब है इसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये इंट्रैप्ड एयर क्यों होती है, ड्यू टू इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन, ड्यू टू इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि आप अगर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्शन नहीं करोगे तो एयर रह जाएगा, तो उस एयर को हम एंट्रैप्ड एयर कहते हैं। लेकिन आप इंटेंशनली अगर एयर डाल रहे हो सीमेंट में टू इंप्रूव इट्स वर्केबिलिटी, ओके, देन इट इज कॉल्ड इंट्रेन्ड एयर। और इंट्रेन्ड एयर जो होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। एडवांटेज ऑफ एयर इंट्रेन्ड सीमेंट लिखिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस, यूज ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट reduces the effect of freezing and thawing। जैसे कि मैंने समझाया प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा एक्सपेंशन के लिए तो क्रैक डेवलप होगा ही नहीं। इस तरह के कंक्रीट को, मतलब इस तरह के सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट बनाएंगे उसमें ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, एनलाइटेंस, ओके, ये सारे इफेक्ट कम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन वगैरह कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रेन्ड एयर इंप्रूव्स द सल्फेट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। Entrained air improves the sulfate resisting capacity of concrete. Next point, reduces the possibility of shrinkage and crack formation in concrete। Shrinkage की possibility क्यों कम हो रही है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कम हो रही है, मतलब वाटर रेशियो कम हो रही है, वाटर कम आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ज्यादा वाटर अगर यूज करेंगे तो श्रिंकेज के चांसेस अधिक है। तो वाटर ही कम यूज हो रहा है तो श्रिंकेज कहाँ से होगा, मतलब वाटर इवापोरेट करेगा कंक्रीट से तब ना श्रिंकेज होगी। तो कम वाटर है तो इवापोरेशन कम होगी, तो श्रिंकेज जो है वो भी कम होगी, है ना। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, देखो क्योंकि इस तरह के कंक्रीट में एयर ही तो है, क्या है, एयर ही तो है, तो एयर होने के कारण स्ट्रेंथ तो कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का डेवलपमेंट इस तरह के सीमेंट को यूज करके पॉसिबल नहीं है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कैनॉट बी मेड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कैनॉट बी मेड। ओके, नेक्स्ट, द यूज ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट increases the porosity of concrete, thereby reducing the unit weight। ओके, ये एक तरह का डिसएडवांटेज भी है। तो इस कारण से इसको हम इस तरह के कंक्रीट को कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रेविटी डैम के कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते जहाँ पे वेट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मास कंक्रीटिंग के केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। हाँ, हाई एल्यूमिना सीमेंट जिससे पहले हमने डिस्कस किया उसको भी आप मास कंक्रीटिंग के केस में यूज नहीं कर सकते। हाई एल्यूमिना सीमेंट को लिख लीजिए वहां पे जाके, क्यों, क्योंकि उसमें रैपिड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी अधिक होती है, तो इसलिए उसको हम मास कंक्रीटिंग के केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डिफरेंस बिटवीन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। सेटिंग कहने का मतलब है जस्ट स्टिफनिंग होना, मतलब उसका प्लास्टिसिटी जस्ट लूज हो रहा है, वो सेट हो रहा है। हार्डनिंग का मतलब वो स्ट्रेंथ उसमें आ रही है,
मतलब वो लोड रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी आ रही है, अब वो लोड ले सकता है, इसको कहते हैं हार्डनिंग। सेटिंग हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम वगैरह टेस्ट करके। मतलब सेटिंग क्या है, वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है इसका खत्म होने को कहीं ना कहीं इससे इसको खत्म हो, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के खत्म होने से कहीं ना कहीं ये सेटिंग जुड़ा हुआ है। या ठीक है, प्लास्टिसिटी खत्म हो रही है मतलब वो धीरे धीरे सेट हो रहा है, स्टीफन हो रहा है, कुछ कुछ उसमें शक्ति आ रही है। लेकिन हार्डनिंग कहने का मतलब है कि उसमें अब स्ट्रेंथ आ रहा है कि वो अब लोड ले पाए। ठीक है, हार्डनिंग काफी लंबे समय तक होती रहती है, मतलब हार्डनिंग जैसे जैसे हाइड्रेशन होगा वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होते रहेगा कंक्रीट में, है ना, ये काफी लंबे समय तक होते रहती है। समझ में आया? ओके, तो लिखिए सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। नेक्स्ट हार्डनिंग में लिखिए, हार्डनिंग रेफर्स टू द गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सेट सीमेंट पेस्ट। जब सीमेंट पेस्ट सेट हो जाती है तो उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ की जो डेवलपमेंट आ रही है, स्ट्रेंथ जो डेवलप हो रहा है उसको कहते हैं हार्डनिंग प्रोसेस। सेटिंग अलग चीज है, सेटिंग जस्ट सख्त हो रहा है, सख्त होने के बाद जो स्ट्रेंथ आएगी उसको हार्डनिंग कहेंगे। It refers to a change from a fluid to rigid state. It refers a change from fluid to rigid state. कहने का मतलब है जब आप कंक्रीट को प्लेस किए, ठीक है, वर्क किए तो वो वर्केबल फॉर्म में थी, मतलब थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी अधिक थी। अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगी, मतलब प्लास्टिक से सॉलिड स्टेट में जाएगी। इस प्रोसेस को आप कहीं ना कहीं स्टिफनिंग कह रहे हो या फिर सेटिंग कह रहे हो। लेकिन हार्डनिंग क्या, इट रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास possessing good compressive strength। हार्डनिंग का मतलब ये है कि एक अच्छा सॉलिड डेवलप होना जिसका अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो। ओके, द सेटिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन वाटर इज एडेड। जनरली ये इनिशियल सेटिंग टाइम का बात कर रहा है, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट सीमेंट की, आपने टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ चुका है, आपको आइडिया होगा। इज एडेड टू सीमेंट एंड compacted within 10 hours। The process of hardening of cement continues for a period about more than 1 year। To know the setting of cement, initial setting time test and final setting time test are conducted. Then to know the hardening of cement, compressive strength test are conducted। समझ में आया? So this is the basic difference between setting of cement and hardening of cement। Well, so with this we have completed almost major types of cement जो हमको पढ़ना था, जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी। अब और कुछ सीमेंट है, ओके, जैसे मैंने आपको लिखवाया था एक्सपेंसिव सीमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव सीमेंट क्या है, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है इन सब चीजों के बारे में, जस्ट एक हल्का थोड़ा मोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एक्सपेंसिव सीमेंट ऐसा सीमेंट जो एक्सपैंड कर पाए, बाद में जब सेट हो रहा है, धीरे धीरे वो सेट हो रहा है तो उस दौरान वो एक्सपैंड हो पाए। तो ऐसा क्या चीज होगा इस तरह के सीमेंट में जो ये एक्सपैंड होगा, तो देखिए, तो इसमें C3A की कंटेंट अधिक होगी, इस तरह के सीमेंट में C3A की कंटेंट अधिक होगी। C3A की कंटेंट अधिक इसलिए होगी इस तरह के सीमेंट में क्योंकि आपको पता है जब C3A ओके आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, मींस सल्फेट के साथ, तो आपका इसमें क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ओके, तो ये जो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट है इसकी वॉल्यूम C3A के कंपैरिजन में काफी अधिक होती है। तो इसी चीज को, इसी टेक्निक को यूज किया जाता है, इसी कंसेप्ट को इस तरह के सीमेंट को बनाने में। ठीक है, तो हम एक कंट्रोल्ड वे में, मतलब एक निर्धारित वे में हम मतलब कंट्रोल करते हैं कि कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट ज्यादा भी नहीं बन जाए, हमको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम बनाएंगे। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मान लो आप ग्राउटिंग कर रहे हो, ग्राउटिंग, ठीक है, ग्राउटिंग मतलब कहीं पर कोई होल वगैरह में कंक्रीट को भरना। ओके, तो ग्राउटिंग वगैरह के लिए इस तरह के कंक्रीट को यूज किया जाता है, ग्राउटिंग वगैरह को। ठीक है, प्लस मान लो कि श्रिंकेज, इस तरह के सीमेंट को आप श्रिंकेज रेजिस्टेंट सीमेंट भी कह सकते हो। श्रिंकेज, एंटी श्रिंकेज सीमेंट, एंटी श्रिंकेज सीमेंट ऐसे कह सकते हैं, एंटी श्रिंकेज सीमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए
श्रिंकेज के कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो रहा है। और अगर मान लो कि कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट बन रहा है, ये एक्सपैंड करेगा, तो वो जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है श्रिंकेज के कारण, तो ये एक्सपैंड करके उसको कंपनसेट कर सकता है। तो एंटी श्रिंकेज सीमेंट या फिर श्रिंकेज कंपनसेटिंग सीमेंट, इसको इस तरह से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है एक्सपेंसिव सीमेंट। इसका यूज यही है, जहाँ पे अधिक श्रिंकेज होता है तो वहां पे श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए इस तरह के सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो एक्सपेंशन है इसको केयरफुली मॉनिटर करना होगा, क्योंकि एक्सपेंशन ज्यादा ना हो जाए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हो, ज्यादा ना हो जाए। क्यों ज्यादा होगा तो सीमेंट जो है इसी में क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा, ये कंक्रीट जो है उसी में क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो वेल, तो विद दिस वी आर completed our major types of cement, and from next video we will start लाइम। हम लाइम के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, सो हम पहले लाइम पढ़ेंगे, एग्रीगेट पढ़ेंगे, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद हम पढ़ेंगे मोर्टार, फिर हम पढ़ेंगे कंक्रीट। तब थोड़ा समझने में मजा आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, जो कि कंक्रीट में यूज होती है। तो जब तक इनके बारे में हम नहीं जान लेंगे तो हम कंक्रीट कैसे पढ़ सकते हैं। प्लस लाइम कंक्रीट भी बनाई जाती है। ओके, तो हमको अब लाइम पढ़ना होगा, फिर हम पढ़ेंगे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिर हम पढ़ेंगे मोर्टार, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्रीट। समझ में आया? ओके, अब से जो वीडियो होगी वो सारे प्राइवेट वीडियोस होंगे, जो कि केवल पेड स्टूडेंट को अवेलेबल हो पाएंगे। सो वेल, आपको एनरोल करना है तो आप बिल्डिंग मटेरियल के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एट 788420353। आप संपर्क करिए एनरोल करने के लिए। प्लस मेरा ये आपसे कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसी पेपर है जिसको आपको मीन्स ज़्यादा रिविजन करना होगा। आपको कम से कम प्रिपरेशन के दौरान, मान लो आप ईएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा। ये बिलीफ आप में होना बहुत जरूरी है। तो हम जो बता रहे हैं वो उसी बिलीफ के साथ बता रहे हैं। हम जो डेटा आपको दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये चीज कंफर्म है। तो ट्रस्ट के साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को प्रॉपरली रिवीजन करिए। ईएससी जैसे एग्जाम के लिए अगर आप देने जा रहे हो तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कन्वेंशनल क्वेश्चन लिख पाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख पाओ। वेल, कन्वेंशनल क्वेश्चन लिखने के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बिल्डिंग मटेरियल जैसा पेपर आपको पूरे साल के दौरान, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कम से कम प्रिपरेशन के दौरान 20 बार तो रीड जरूर मारिए, पूरा याद कर लो, कुछ छोड़ना नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस करिए, पॉइंट्स को रिमेंबर करिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, है ना, इजी वे में। आप जब तक पॉइंट नहीं दोगे, इसलिए हम पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट में, क्योंकि आप जब तक पॉइंट्स नहीं दोगे अपने आंसर में, आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। आप ऐसा तो एज्यूम नहीं कर सकते ना कि ईएस जैसा एग्जाम है, यूपीएससी जैसे एग्जाम है, 3-4 पॉइंट लिख के आ गए आपको नंबर मिल गया। नहीं, उसमें डिटेल वे में लिखना होगा, प्रॉपरली लिखना होगा, है ना। ओके, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।